सहजानंद सरस्वती वेबिनार में आप सभी सम्मानित सदस्य एवं श्रोतागण को हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है, नमन है। आज मैं प्रोफेसर आनंद कुमार, प्रसिद्ध समाजशास्त्री, भूतपूर्व जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का मैं स्वागत करता हूं, मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। इनके बारे में दो चार शब्द कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है, क्योंकि को नहीं जानत है जग में भैया आपका नाम समाजशास्त्री के रूप में। तो प्रोफेसर आनंद कुमार एक प्रख्यात समाजशास्त्री हैं और ये समाज शास्त्र के क्षेत्र में इनकी अद्भुत देन है। ये रहने वाले बनारस से हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से ये समाज शास्त्र में मास्टर डिग्री किए। उसके बाद उच्च और शिक्षा के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के समाज शास्त्र विभाग से एमफिल किए और पीएचडी के लिए ये शिकागो विश्वविद्यालय गए और वहां से समाज शास्त्र में इन्होंने पीएचडी प्राप्त की। पीएचडी करने के बाद ये लगभग 10 वर्षों तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक व्याख्याता के रूप में कार्य किए और 1990 के बाद ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र विभाग को एक एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में सुशोभित किया और वहां से लेकर के जब तक रिटायर किए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष, वहाँ प्रोफेसर यूनियन के नेता वगैरह रहे। इसके बीच में चूंकि इनका इंटरेस्ट विषय जो है वह पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, सोशल थॉट्स, मीडिया कम्युनिकेशंस वगैरह इनका रहा है और ये शुरू से ही लोहिया ग्रुप, जयप्रकाश नारायण जी की आज जयंती मनाई जा रही है, उनकी संपूर्ण क्रांति के एक सजग सिपाही के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। और इसके साथ साथ आप शिक्षा के क्षेत्र में जो इनकी देन है, दर्जनों पीएचडी शोधार्थियों को इन्होंने निर्देशित किया है। दर्जनों पुस्तकें और आलेख विश्व के प्रतिष्ठित पत्र और पत्रिकाओं में प्रकाशित है। इसके साथ साथ ये विश्व के बहुत सारे विश्वविद्यालयों में भिन्न भिन्न कैपेसिटी से कहीं पर गेस्ट फैकल्टी गए हैं, कहीं पे चेयर बन करके गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से मैं 3-4 कंट्री का नाम लेना चाहूंगा, क्योंकि सभी कंट्री का नाम लेने के बाद तो आज का लेक्चर इन्हीं पे हो जाएगा। तो ये एल्बर्ट लुडविग्स विश्वविद्यालय में इंडिया चेयर के रूप में इन्होंने कार्य किया है। इसके बाद ये हमबोल्ट विश्वविद्यालय वर्निल जर्मनी में भी ये वहाँ पे एक प्रोफेसर के रूप में काम किया। फिर ट्रुप्स यूनिवर्सिटी में फुलब्राइट फेलो लेकर के गए, वहाँ पर इन्होंने काम किया। इंसबर्ग जो यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे फैकल्टी के रूप में कुछ दिनों के लिए काम किया। इस तरह से अर्जेंटीना स्टेट यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क, फ्रांस और विश्व के अन्य यूरोपीय और कनाडियन कंट्री के देशों में इन्होंने अपनी विद्वता का परिचय दे करके समाज शास्त्र के क्षेत्र में भारत का परचम फहराया है। इसके साथ साथ चूंकि राजनीति तो हर व्यक्ति राजनीति करता है, लेकिन इनकी राजनीति के प्रति अपनी कुछ खास शौक रहा है और इसके लिए आपके जो रामलीला मैदान में अन्ना आंदोलन था, आप लोगों को याद होगा 1912-13 के बीच के समय का, उस समय आंदोलन में अन्ना आंदोलन के भी एक मुख्य कर्णधार रहे हैं, कर्मसूत्र में वहां रहे थे और वहीं का प्रतिफल था कि आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य शुरू की थी और आम आदमी पार्टी बनी। इस आम आदमी पार्टी में एक फाउंडर सदस्य के रूप में कार्य किए
और ये 1914 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से अपनी लोकसभा चुनाव में भी अपने शिरकत की। और एक ये तो विद्वता के क्षेत्र में इनकी बात है, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी इनकी बहुत सी बातें हैं जो बहुत कुछ नहीं कही जा सकती है। ICCR, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस, फोर्ड फाउंडेशन चेयर्स वगैरह पे भी इन्होंने काम किया है, इनके साथ काम करके विदेश में भी गए हैं वहां पर। इसके साथ साथ अभी हाल में चूंकि समसामयिक राजनीतिक चिंतक और विश्लेषक भी हैं, तो अभी 2 दिन पहले रामविलास पासवान जी का निधन हुआ है, तो इनका एक बहुत लेटेस्ट आर्टिकल हमें पढ़ने का मौका मिला और बहुत आनंद की अनुभूति हुई। जिस तरह से नाम से ये आनंद कुमार हैं, उसी तरह से इनकी भाषा, इनकी वाणी, वान वैदग्धता, ओजस्विता वाणी में है। तो उस लेख के में मैं बताना चाहता हूँ कि 2 दिन पहले अमर उजाला में निकला था, अनुभव के बावजूद सर्वोच्च नायक की भूमिका में आने से चूक गए पासवान जी। ये अभी रामविलास पासवान जी के मरणोपरांत उनकी बात रखी थी कि जितनी उनकी पकड़ थी, जितनी उनकी पहुंच थी, केंद्र में सब दिन सरकार में बने रहे, बिहार राज्य के प्रति भी उनकी थी, उनकी इच्छा थी प्रधानमंत्री बनने की, जिसका जो पूरा नहीं कर पाए। तो इसलिए एक पत्रकार के रूप में, एक पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट के रूप में, एक सोशल सामाजिक विचारक के रूप में, एक बहुत अच्छे मीडिया और कम्युनिकेशंस के एक विद्वान के रूप में और राजनीतिक के रूप में आज आपके सामने बड़े भाई प्रोफेसर आनंद कुमार जी सहजानंद सरस्वती की विरासत और उनका जो आज का किसान संकट है, इस पर अपनी बात रखेंगे। इनकी बात के बाद जो लोग प्रश्न करना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे, वो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेश्चंस को डालेंगे। उस क्वेश्चंस का भी जवाब देने में अपने आप को बहुत अच्छा अनुभव करेंगे। अतः मैं समय न बर्बाद करते हुए प्रोफेसर आनंद कुमार का तहे दिल से सृजन संदर्भ की ओर से स्वागत करता हूं और कहता हूं कि अपनी बात रखें। स्वागत है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर दिलीप जी। आपने और सृजन संवाद में आज के इस मौके पर मुझे स्वामी सहजानंद जी की विरासत और आज का किसान संकट पर कुछ बात कहने का मौका दिया है। इसके लिए मैं आपका और सृजन संवाद का हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूं। असल में जब हम कभी किसी समस्या का मुकाबला करने के लिए विवश होते हैं तो अपने समकालीन मित्रों, सहयोगियों, समर्थकों के अलावा पुरखों की दी हुई सीख की भी बड़ी याद आती है। आज भारत में और दुनिया में जो अर्थव्यवस्था की करवट हुई है और वैश्विक वित्तीय पूंजी पराजित सी खड़ी है, ऐसे में अन्य श्रमजीवियों के लिए तो चुनौती है ही, लेकिन सबसे बुनियादी चुनौती भारत और दुनिया के किसानों के सामने आ गई है। भारत का किसान दुनिया के किसान शक्ति का लगभग 1/3 हिस्सा है, क्योंकि आप जानते हैं कि यूरोप और अमेरिका में कृषि का व्यवसायीकरण हुआ और उसके बाद कॉर्पोरेटीकरण हुआ, तो आबादी का अधिकांश हिस्सा देहातों से नगरों, महानगरों में विस्थापित हो गया। लैटिन अमेरिका बड़ा क्षेत्र तो है, लेकिन वो सघन किसान संस्कृति का क्षेत्र नहीं है, मेक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना जैसे कुछ देशों को छोड़ करके। और अफ्रीका भी किसानी के मामले में भारत को देख सकता है, लेकिन भारत को वहां से कुछ सीखने के लिए नहीं है। चीन में किसानों का जरूर एक बड़ा सिलसिला था, किसान शक्ति भी थी जिसने चीनी क्रांति में योगदान किया, लेकिन आज चीन वैश्विक शक्ति बनने की होड़ में अपने किसानों को हाशिए पर रख करके औद्योगिकरण और नगरीकरण से पैदा जो साख बनी है उस पर अपनी किस्मत आजमा रहा है। रूस के किसानों के बारे में तो आपको मालूम ही है कि किसानों को उन्होंने प्रगति की राह में रोड़ा मान करके और उनमें से जो ज्यादा जोत वाले किसान थे उनको कुलक कह करके अपने नक्शे से ही हटा दिया। और आज
रूस 12 टुकड़ों में बटा देश है, सोवियत संघ नहीं रहा, और अलग अलग देश की अलग अलग कहानी है। हमारे दक्षिण एशिया में बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों में किसान हैं, लेकिन पाकिस्तान में भूमि सुधार न होने के कारण अभी अंग्रेजी राज की लदी हुई जमींदारी प्रथा का बहुत ही विकृत रूप चल रहा है। और बांग्लादेश दुनिया में धान का कटोरा भी कहा जाता है, लेकिन बांग्लादेशियों की छवि में उनके हाथ में भीख का कटोरा दिखाई पड़ता है। उस मायने में भारत का किसान एक तरह से स्वावलंबी और शक्तिवान तो माना जाएगा, लेकिन लगातार समस्याग्रस्त भी कहा जाएगा। भारत के सार्वजनिक जीवन का एक बड़ा दुखद सच ये है कि जहां आज से 100 साल पहले गांव-गांव में ये माना जाता था कि अगर सौभाग्य का जीवन जीना है, श्रेष्ठ जीवन जीना है, तो खेती मत छोड़ना। उत्तम खेती, मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी, भीख समान। ये घाघ की कहावत हिंदी इलाके की लोकोक्ति है। सबसे अच्छी खेती, उस पर आधारित जीवन, उसके बाद व्यापार, बान, और नौकरी तो निषिद्ध चाकरी, भीख समान। आज किसान के बीच में इसके ठीक उल्टी मान्यता चल चुकी है कि किसी न किसी तरह से जुगाड़ करके घर में से कम एक सदस्य तो कोई नौकरी पा लेता शहर में तो बड़ा अच्छा था। नौकरी का जुगाड़, चाहे दर्जा यानी क्लास 4 वर्ग 4 की ही नौकरी क्यों न मिले, बस की कंडक्टरी मिल जाए, दफ्तर में चपरासी बन जाए, लेकिन कुछ न कुछ तो ऐसा हो कि नगद का नियमित इंतजाम हो और घर के परिवार के बच्चे शहर जाके पढ़ सके। गांव का मतलब ऐसी जगह जहां न दवाई का इंतजाम है, न पढ़ाई का इंतजाम है, और कमाई का भी इंतजाम लगातार सूख रहा है। ये कहने में बहुत अफसोस होता है कि जिस स्वराज की लड़ाई को किसानों ने अपना कंधा दिया और किसान सभा बनने के बाद 1929 में बिहार में और 1936 में पूरे भारत में किसान शक्ति का उदय हुआ, जिसने राष्ट्र शक्ति को आधार दिया, उस किसान के परिवार में एक नई और एक बहुत ही शर्मनाक परिस्थिति आ गई है। नेता का बच्चा नेता बनना चाहता है। सिनेमा जगत में अभिनेता का बच्चा बच्ची अभिनेता बनना चाहते हैं। व्यापारी तो मरते समय अपनी चाबी अपने बच्चों को सौंपी जाते हैं। खाली एक पेशा ऐसा है आज भारत में आजादी के 70 साल बाद, जहां किसान का लड़का किसान नहीं बनना चाहता। किसान अपनी बेटी को खेतिहर के परिवार में ब्याहना नहीं चाहता। ये क्या हो रहा है? यही स्वराज का सारांश है। और ऐसे समय में स्वामी सहजानंद की विरासत को याद करना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि स्वामी सहजानंद सरस्वती एक समाज सुधारक थे, एक साधक थे, तत्व चिंतक थे, दार्शनिक थे, लेकिन इन सभी भूमिकाओं में तो उनके बहुत सारे अन्य समकालीन थे। उनकी जो अनूठी भूमिका उनको इतिहास पुरुष बना गई, वो थी किसान नेता बनना, किसानों का संगठन कर्ता बनना। किसान के बीच में सन्यासियों के एक क्रांतिकारी भूमिका का एक लंबा इतिहास था, और उसी इतिहास से जुड़ा बंकिम का आनंद मठ उपन्यास है। लेकिन स्वामी सहजानंद जिस उत्तर प्रदेश और बिहार में किसान नेता के रूप में उभरे, वहां कोई बहुत पुरानी परंपरा नहीं थी। हाँ, 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की अधूरी और असफल और बहुत ही खूनी कोशिश के बाद बाबा रामचंद्र ने अवध में किसानों को जगाने की शुरुआत जरूर की थी। लेकिन स्वामी सहजानंद जी ने, जो गाजीपुर के देवा गांव में 1889 में जन्मे थे और जिनकी जीवन यात्रा 61 यशस्वी वर्षों तक फैली रही, इनका जन्म काल भारत के लोकप्रिय जननायक और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिलता है, 1889। स्वामी जी ने आरंभिक आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद कुछ ऐसी प्रेरणा महसूस की कि तत्व चिंतन के साथ साथ समाज के दुखों को भी उन्होंने अपने ध्यान में रखा, और
बकाश्त आंदोलन, ये जो नारा है, जिस नारे ने हिंदुस्तान के लाखों परिवारों में रोशनी पैदा की, जो धरती को जोते बोए वो धरती का मालिक होए, ये स्वामित्व का सवाल जो अंग्रेजों के पहले से ही किसानों के सपने में तो था लेकिन सच में नहीं था, उसको उन्होंने आकार दिया। उसके दो आयाम बने, एक तो जमींदारी उन्मूलन का आंदोलन, पटना में बैठे हुए, कलकत्ता में बैठे हुए, लखनऊ में बैठे हुए जमींदार, नवाब और बाबू लोग खाली एक बार वसूली के लिए अपना हरकारा भेजते थे और बाकी सारा समय उनका जीवन खेती से तो कम से कम नहीं जुड़ा रहता था। और दूसरी तरफ, जिसका वर्णन प्रेमचंद से लेकर के रेणु जी तक के कालजयी साहित्य में हुआ है, किसान का जीवन धरती माँ की सेवा के लिए समर्पित पुत्र और पुत्री का जीवन होता था। और उसमें किसानों ने अपनी आत्मा लगाई और गांव छूटना मतलब काला पानी, बनवास जैसा। लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिश अर्थनीति के कारण, जिसका बहुत मार्मिक वर्णन दादा भाई नौरोजी से लेकर रमेश चंद्र दत्त और पंडित सुंदरलाल की किताबों में हुआ, पॉवर्टी एंड नॉन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रिटिश रूल, भारत में अंग्रेजी राज, और ऐसी किताबें जिनको पढ़ करके गांधी से लेकर के सुभाष तक की चेतना बनी। इनमें सबसे ज्यादा समय स्वामी सहजानंद ने उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों को संगठित करने में लगाया। तो पहला जो आज के किसानों के संकट के समय में जिज्ञासा का आधार है, वो ये कि किसान संगठित कैसे हों। क्योंकि जब किसानों को हम देखते हैं तो उन्हीं के बीच में से चुनाव के मौके पर जाने कैसे किसान की चेतना लुप्त हो जाती है और अपने प्रतिनिधि चुनते समय किसानों से सरोकार रखने वाले लोगों को प्रायः नहीं चुनने का दोष आ जाता है। कहीं पैसे का मामला, कहीं जात का मामला, कहीं पार्टी, कहीं धर्म। आज उत्तर प्रदेश, बिहार समेत सारी विधानसभाओं में किसान नेताओं का धीरे धीरे आकार घट रहा है। कभी एक जमाना था जब उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक किसानों की तूती बोलती थी और किसानों की सेवा की पूंजी पर ही लोग देश की सत्ता के दावेदार बने और उन्होंने बदले में किसानों के हित रक्षक का काम भी किया। लेकिन आज आप हर हित के प्रवक्ताओं को तो खोज लेंगे, लेकिन किसान हित का प्रवक्ता नहीं मिलता। तो दूसरी बात होगी किसानों का संगठन कैसे हो। वैसे ही दूसरा सवाल है कि किसानों का सर्वमान्य नेतृत्व कैसे बने। अभी हाल में पिछले 3 सालों की मेहनत करके आप सबके परिचितों में से कुछ लोगों ने एक अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति का निर्माण किया। उसमें 200 किसान संगठन है। आपको यकीन नहीं होगा, 200 किसान संगठन है और कम से कम 2000 अभी उस दायरे के बाहर है। क्यों ऐसा है? क्योंकि सर्वमान्य नेतृत्व स्वामी सहजानंद की विरासत के तौर पर तलाशा जा रहा है, मिल नहीं रहा है। कुछ किसान नेता ऐसे भी निकले जो चले तो किसान की आवाज बन करके, और आज वो क्रिकेट में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं और किसान की आत्महत्या के बारे में उनको जानकारी भी नहीं है, संवेदना का तो सवाल ही नहीं है। तो किसान शक्ति से क्रिकेट की शक्ति। कुछ और निकले जो वकील तो थे किसानों के, लेकिन जब सत्ताधीश बने तो बहुदेशी कंपनियों के सबसे बड़े प्रवक्ता बन गए और बहस की भी गुंजाइश नहीं रह गई। तो दूसरा सवाल यही है आज किसानों के सामने कि सर्वमान्य नेतृत्व का दायरा कैसे बने। एक नहीं तो सामूहिक नेतृत्व बने। स्वामी सहजानंद जी का ये अद्भुत योगदान कहा जाएगा कि उन्होंने न सिर्फ किसानों का एक बड़ा मान्य संगठन बनाया जो भावी राष्ट्रीय नेतृत्व की फुलवारी जैसी बनी, नर्सरी जैसी बनी। बिहार
प्रांतीय किसान सभा 1929 की, जहां अमेरिका से लौट के जयप्रकाश को ट्रेनिंग मिली, जर्मनी से लौट के लोहिया को ट्रेनिंग मिली, जिसने सुभाष को सहारा दिया, जिसके प्रति नेहरू आकर्षित थे, राजेंद्र प्रसाद को मदद मिली। और उसी किसान सभा को जैसे आप बीज समझें, उसमें से एक सुंदर पौधा 7 साल के अंदर 1936 की लखनऊ कांग्रेस के पास अखिल भारतीय किसान सभा के रूप में बना, जो बाद के दिनों में 1942 के आंदोलन के बाद कम्युनिस्ट पार्टी का किसान मंच बन गया। फिर अन्य पार्टियों ने अन्य संगठन बनाए, जैसे समाजवादियों ने हिंद किसान पंचायत बनाई, जनसंघ, और बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ भारतीय किसान संघ जुड़ा हुआ है। सीपीएम का अलग किसान मोर्चा है, सीपीआई-एमएल से भी किसानों की लॉबी जुड़ी है। कांग्रेस का किसान संगठन देश को तो पता नहीं है, पता नहीं कांग्रेस वालों को पता है कि नहीं पता, क्योंकि कहीं सुनाई नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, श्री बलराम जाखड़ के पुत्र एक ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर कभी कभी टेलीविजन अखबारों में नजर आते हैं, लेकिन जब 10 साल इनकी सरकार थी तब पता नहीं था। ऐसे ही आजकल भारतीय किसान संघ है बहुत मजबूत, लेकिन वो सांप छछूंदर की गति में फंस गया है, न उगल पा रहा है न निगल पा रहा है। ऐसी दुविधा से मुक्त किसान नेतृत्व की आज तलाश है, जो सत्ता के बदलते समीकरण के तर्कों से, व्याकरण से अछूता रहे, जिसकी शुरुआत किसान से हो और समापन भी किसान के साथ हो, जो स्वामी सहजानंद की जीवन यात्रा का सारांश था। उनके साथ प्रोफेसर एनजी रंगा आंध्र प्रदेश, नंबूद्रिपाद केरल, इंदुलाल यागी गुजरात, जयप्रकाश नारायण बिहार और उत्तर प्रदेश, और उसके बाद एक लंबी कतार जिला स्तर के और प्रखंड स्तर के और पंचायत स्तर के किसान नेताओं की। और इसमें उसका तत्व चिंतन स्वामी सहजानंद का लिखा हुआ किसान क्या करें, किसान कैसे लड़ते हैं, ऐसी किताबें जिनको आज भी पढ़ करके आपकी दृष्टि का दोष दूर हो जाएगा। ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है किसान का एजेंडा क्या। स्वामी सहजानंद जी का निधन 1950 में हो गया, तब से आज 70 साल, 3 पीढ़ियां गुजर गई। इस बीच में किसानों की लड़ाई के मुद्दे भी बदले। अगर स्वामी जी की शुरू की जमींदारी उन्मूलन की लड़ाई, बकाश खेती की लड़ाई, किसान की खेती के स्वामित्व की लड़ाई 1960-70 के दशक तक चलती रही। आखिरी मोर्चा 1970-71 में भूमि बांटो आंदोलन का था। उसके बाद एक नया नेतृत्व निकला, जिसने भूस्वामी किसानों की बात को आवाज देते हुए किसानों की उपज के दाम का सवाल उठाया और किसानों को लाभकारी मूल्य मिले, इसकी बात करते करते स्थानीय क्षेत्र के एमएलए से मंत्री, मंत्री से मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक चौधरी चरण सिंह जी जैसे राष्ट्रीय नेता बने। उन्हीं के आसपास चौधरी देवीलाल और कई और लोगों के नाम आप गिन सकते हैं। उस समय बिहार में कपिल देव सिंह, भोगेन झा, चतुरानंद मिश्रा, उत्तर प्रदेश में राजनारायण गेंदा सिंह, प्रकाशवीर त्यागी, एक अच्छी कतार बनी थी। और इन लोगों ने भूस्वामित्व के सवाल, जमीन बांटने के सवाल से जमीन से पैदा होने वाले अनाज के दाम का सवाल उठाया था। लेकिन 1991-92 से जो भारत की राजनीति और अर्थनीति ने नई करवट ली, जिसको आप भूमंडलीकरण का दौर कहते हैं, वैश्वीकरण का दौर कहते हैं, जो बाजारीकरण का दूसरा नाम है, निजीकरण का दूसरा नाम है, उसमें सरकार दाम बांधने की नीति से पीछे हटी और धीरे धीरे बाजार को मुख्य माध्यम बनाया गया और कहा गया कि दुनिया का बाजार गैट और इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से खुलेगा। भारत का किसान खाली अपनी स्थानीय मंडी में बेचने को विवश नहीं होगा, दुनिया का बाजार उसका बाजार होगा। और इस सवाल पर नई आर्थिक नीति को लेकर के, उदारीकरण को लेकर के, वैश्वीकरण को लेकर के और कहीं टूट हुई चाहे नहीं हुई, लेकिन भारत का किसान आंदोलन 2 टुकड़ों में टूट गया। शरद जोशी जी
जो रैयत संघ के नेता थे और जिन्होंने महाराष्ट्र में बहुत जबरदस्त किसान एकता बनाई थी। शरद जोशी जी भूमंडलीकरण के समर्थक थे और भारतीय किसान यूनियन के नेता चौधरी महेंद्र सिंह जी टिकैत और अन्य कई उत्तर भारतीय नेता प्रकाश सिंह बादल आदि भूमंडलीकरण के बारे में शंका करते थे। और इसी दिल्ली के जनपद के आसपास के मैदान में इंडिया गेट के सामने जो किसानों का राष्ट्रीय महाकुंभ जैसा हुआ, लोगों की आंख के आगे अविश्वसनीय दुर्घटना घटी जिसमें शरद जोशी और महेंद्र सिंह टिकैत के दो टुकड़े हो गए। उन दोनों के नेतृत्व में दो किसान यूनियन बन गई और तब से जो किसानों का बिखराव चलता रहा। हालांकि श्री शरद जोशी को एक समय में राज्यसभा में आने का मौका मिला और कृषि उत्पाद दाम समिति का अध्यक्ष भी बनने का मौका मिला, लेकिन वो बात नहीं हो पाई जिसकी सबको आशा थी। और वो बात क्या थी? किसानों को अपनी उपज का मुनाफा जोड़ करके दाम मिले, उचित दाम मिले। अभी हाल में एक नई बात चलने लगी, उसी बात को जो 1960-70 के दशक में कही जा रही थी, जिसको राम मनोहर लोहिया ने अच्छा सूत्र बना के बताया था कि लागत के 1.5 गुने का दाम होना चाहिए। जो लागत हो खेती की उसका 1.5 गुना दाम तय करो, उसके बाद का समाज अपने आप बन जाएगा। भूमिहीनों को न्यूनतम मजदूरी मिलेगी, किसान के बच्चों को पढ़ाई मिलेगी, किसान के परिवार को कपड़ा दवाई मिलेगा, उसका घर ठीक होगा, उसके गाय बैल भैंस ठीक होंगे और गांव भी स्वच्छता का आगार बनेगा। अब ये समिति बनाई कांग्रेस के लोगों ने, उसको स्वामीनाथन समिति कहते हैं। वो समिति की रिपोर्ट भी पेश हो गई, कागज पर लिखने के लिए सभी दलों की स्वीकृति भी मिल गई, लेकिन किसान इंतजार करता रहा कि स्वामीनाथन कमेटी लागू हो। और जो विरोधी दल के नायक थे वो कहते थे कि जिस दिन हमको सत्ता मिलेगी उस दिन हम पहले कामों में से इसको भी करेंगे, क्योंकि किसान भारत की आबादी का, खेती भारत की आबादी का 2/3 अन्नदाता तो पूरे देश का है, 2/3 रोजगारदाता भी है। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान सेवा क्षेत्र की तुलना में, यातायात, मनोरंजन, स्वास्थ्य, शिक्षा की तुलना में लगातार घट रहा है, 18% के आसपास रह गया है। लेकिन रोजगार की दृष्टि से तो ये अभी भी महासागर है। जब कोरोना के लॉकडाउन की वजह से भगदड़ मची और करोड़ों लोगों को उनके मकान मालिकों ने, उनके उद्योगपतियों ने कहा कि बस अगले महीने से आना नहीं, किराया दो, नहीं तो घर पर ताला लगाएंगे, और भगदड़ मची तो लोग कहाँ गए? विदेश नहीं गए, छोटे शहर से बड़े शहर नहीं गए, बल्कि हर जगह से अपने गांव की तरफ लौटे। और गांव में भी एक आधी अधूरी ही सही महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है। आज मांग हो रही है कि इसी के समानांतर एक शहरी रोजगार गारंटी योजना बनाओ, क्योंकि शहर में गांव का गरीब अपनी भूख मिटाने के लिए आ रहा है, और आज नहीं, अंग्रेजी राज से आ रहा है। लेकिन तब अनुपात कम था, अब अनुपात बढ़ गया, क्योंकि अब खेती और भी ज्यादा घाटे का सौदा हो गई। तो ये जो स्वामीनाथन आयोग है, ये एक महामंत्र बन गया है। जब विपक्ष में पार्टी रहती है तो कहती है स्वामीनाथन आयोग लागू करो, और जब सरकार बन जाती है उसी पार्टी की या उस पार्टी का गठबंधन की, तो जैसे लगता है कि उन्होंने कभी इसका नाम ही नहीं सुना। क्या है स्वामीनाथन आयोग में भाई? यही है जो शुरू से कहा जा रहा है, स्वामी सहजानंद के जमाने से कहा जा रहा है कि किसान को उसकी लागत का 1.5 गुना बाजार से मिलना चाहिए। आज कारखाने के दाम का क्या फासला है लागत और कीमत में? कोई अंदाजा लगाइएगा। ये जो छोटा सा मोबाइल फोन है जो घर घर में जेब जेब में पहुंच गया है, इसकी लागत कितना, इसमें प्लास्टिक, लोहा, पेंच, मेहनत लगती होगी, कितने की, और कितने में बिकता है? जो जितना बड़ा आदमी है उसका मोबाइल फोन उतना महंगा है। ये जो कार बनती है, जब ये किसी काम नहीं रह जाती है तो कितने में इसको खरीदते हैं रद्दी वाले? उसमें से कितने लोहे का और कितना प्लास्टिक का निकलता है? कुछ हजार। और कार जब बेची जाती है तो कई लाख। तो कारखाने के दाम में तो
एक लगाओ और 10 पाओ, 100 पाओ, 1000 पाओ, 10,000 पाओ। और किसान में एक लगाओ और 1.5 गुना भी मत पाओ। यही स्वामीनाथन आयोग का समाधान है। ये पुराना राष्ट्रीय आंदोलन का समाधान है, समाजवादी आंदोलन का समाधान है, कम्युनिस्ट आंदोलन का समाधान है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े किसान संघ का समाधान है, कि कांग्रेस से जुड़े किसान मंच का समाधान है। लेकिन जब ये पार्टियां सरकार में होती हैं तो सब तो याद आते हैं, बल्कि नए नए रिश्तेदार मिल जाते हैं, बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग की तरह से, फेसबुक और यूट्यूब वाले। और जो पुराना आधार है किसान का, जो वोट की शक्ति देता है, वो भूल जाते हैं। तो जो तीसरा सवाल है कि राज सत्ता और किसान शक्ति का क्या संबंध हो, और इन्हीं तीन सवालों को लेकर के आज भारतीय किसान दिशा तलाश रहा है। उसका एक संगठन तो काम कर रहा है, लेकिन वो 200 छोटे छोटे संगठनों का एक गठजोड़ जो है, जैसे गांव में पुराने समय में फटी धोती की कथरी बनाते थे, कई धोतियां, कई कुर्ता, कई कपड़ा मिला के सिल विल की किसी से जाड़ा काटते थे कथरी, वैसे कथरी जैसा किसान संगठन है। इसकी तुलना में अगर स्वामी सहजानंद का बनाया किसान संगठन और उससे जुड़ी ताकत को देखें, तो जैसे मैंने कहा कि 2-3 उदाहरण तो सामने ही आ जाएंगे कि भारतीय समाजवादी आंदोलन, भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, तीनों को 30 और 40 के दशक में ऊर्जा किसान संगठन से मिली। जितना मजबूत किसान संगठन, उतना मजबूत वो विचारधारा का प्रवाह। दूसरे, किसानों के बीच में एक सामूहिक नेतृत्व बना। अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति, कुछ माने में अलग धर्म, हिंदू, मुसलमान, सिख, केरल में ईसाई, लेकिन सबसे नेतृत्व को निकालना और नेतृत्व के रूप में प्रतिष्ठित करना, ये बहुत बड़े दिल का काम था। और वो दिल एक सन्यासी का ही हो सकता था, ऐसा सन्यासी जिसने सपने में भी सत्ता को ध्यान में नहीं रखा। ये एक सूत्र है जो आज के किसान नेताओं के ध्यान में अगर आ जाए, और जो स्वामी सहजानंद की विरासत है, तो एक बड़ी समस्या का समाधान होगा। किसान कैसे संगठित हों और किसानों का नेतृत्व कैसा हो, इसको उठाने की बड़ी जरूरत है। और इसमें स्वामी जी के राजनीतिक कौशल को, उनकी कुशलता को ध्यान में रखने की जरूरत है। मैं अक्सर सोचता हूं, मेरे अपने परिवार का सौभाग्य था कि मेरे दोनों पितामह, बाबा और नाना, दोनों स्वामी सहजानंद जी के एक माने में अनुयायी और सहयोगी थे। दादाजी काशी विद्यापीठ और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नाते, और नाना जी देवरिया गोरखपुर पूर्वांचल के कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और किसान सभा के नाते। इसलिए हम लोग बचपन में स्वामी जी के साथ, इन लोगों के संस्मरणों के साथ बड़े हुए। और जिस इलाके में मुझे पढ़ने पढ़ाने का मौका मिला, मैंने देखा कि उनकी स्मृतियां कितनी जीवंत हैं। शुरू में 1979-80 में मैं, जब मुझे महामना मदन मोहन मालवीय के बनाए शिक्षा मंदिर में पढ़ाने का मौका मिला, तो शुरुआती जो 2-3 पीएचडी विद्यार्थी आए, उन्होंने स्वेच्छा से मेरे सुझाव पर कहा कि आपका सुझाव तो बहुत अच्छा है। एक ने गाजीपुर के किसान आंदोलन पर काम किया, विक्रमादित्य राय, और दूसरे ने स्वामी सहजानंद के योगदान पर काम किया, डॉक्टर अरुण कुमार राय। और वहां से लेकर के जब उनकी शताब्दी का समय आया, तो उस समय भी 1989-90 में प्रोफेसर गोवर्धन राय शर्मा के सुपुत्र प्रोफेसर ज्ञानेंद्र राय ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय स्तर का शताब्दी संवाद जब आयोजित किया, तो चतुरानंद मिश्र, श्यामनंदन मिश्र से लेकर के मोहन सिंह और अरविंद नारायण दास, अलग अलग धाराओं से जुड़े लोग स्वामी जी को स्मरण करने के लिए, उनके योगदान का विश्लेषण और मूल्यांकन करने के लिए, और उनके स्मृति को प्रणाम करने के लिए इकट्ठा हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय। लेकिन आज हम स्वामी सहजानंद की स्मृति को संजोने के काम में जुटे हुए लोगों को जब देखते हैं, तो उसमें किसान आंदोलन से जुटे हुए लोग कम दिखाई पड़ते। वो एक चौथा संकट है। अगर आप अपने पुरखों को भूल जाएंगे, उनके क्षेत्र, उनके धर्म और उनकी जन्मना जाति के लोगों पर छोड़ देंगे, तो आपका उसमें क्या योगदान होगा और आपको उससे मिलेगा क्या? अगर गांधी खाली आज गुजरातियों द्वारा पूजे जाएं या वैश्य समाज के नायक माने जाएं, तो गांधी की जो विरासत है सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह की, वो क्या देश में फैलेगी? नई पीढ़ी तो यही समझेगी कि वो अमुक जाति, अमुक भाषा और अमुक क्षेत्र के नायक थे।
ये आज के किसान आंदोलन के लिए आंख खोल करके अपने इतिहास को फिर से पढ़ने का समय है। और इसमें सृजन संदर्भ जैसा मंच उनके बहुत काम का होगा। मेरा सुझाव होगा डॉक्टर दिलीप जी से और लोगों से कि कोशिश करिए कि स्वामी सहजानंद जी की विरासत और आज का किसान संगठन, स्वामी सहजानंद की विरासत और आज का किसान आंदोलन, ऐसे करके 2, 3, 4 वेबिनार आप करें, क्योंकि इस समय अगर स्वामी जी होते तो वो क्या करते, ये हमारा मार्गदर्शक प्रश्न होना चाहिए। वो क्या सरकार की आलोचना करते लेकिन उसको वो प्राथमिकता नहीं देते। जो अपना घर नहीं ठीक कर सकता है वो पड़ोसी से क्या शिकायत करेगा। ये सरकारें तो पड़ोसियों की हैं ना। पूंजीपतियों का प्रबंधन करना, नौकरशाही का ध्यान रखना, दुनिया की कंपनियों को खुश रखना, तब आखिर में किसान का नंबर आता है। वो जाएगा कहां बेचारा। लेकिन अगर हम इसके आंदोलन में जुटे लोगों को एक स्नेह भाव से, मित्र भाव से, सहयोगी भाव से बुलाएं और कोशिश करें कि जो टूटी हुई कड़ी है, जो छूटा हुआ सिरा है, उसको आज का किसान और आज का किसान आंदोलन से जुड़ा कार्यकर्ता समझे और कोशिश करे कि किसान शक्ति को दलों की शक्ति से ऊपर ले जाए। अभी किसान शक्ति दलों की शक्ति के मातहत हो गई है। दलों के दफ्तर में बैठे लोग पीछे से डोरी खींचते रहते हैं और किसान संगठन बिखरता रहता है। मैं विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसको देखते हुए चिंतित हूं कि आने वाले समय में भी किसानों की बुनियादी समस्याएं, उनका भूमि प्रबंधन, उनकी खेती की आर्थिकी और उनकी उपज के दाम के सवाल को लेकर के कोई बड़ी नई रोशनी का पुंज बनने का दिखाई नहीं पड़ रहा, जब तक कि किसान इसके लिए दबाव पैदा न करें। और ये नेपाल में बाद में होगा, बांग्लादेश में बाद में होगा, पाकिस्तान में बाद में होगा, चीन में तो होने का सवाल ही नहीं है। अगर दुनिया में पहले कहीं होगा तो भारत में होगा, क्योंकि भारत अभी भी एक लोकतंत्र है। और अगर किसान अपना खेत खलिहान छोड़ के सड़क पर खड़ा हो गया तो भारत के किसी प्रदेश की एक भी सड़क ऐसी नहीं जो चलती रहे, फिर तो सड़कें रुक जाएंगी। और जब सड़कें रुक जाएंगी तो शासन कैसे चलेगा। ये लाल बत्ती, नीली बत्ती, पीली बत्ती वालों की गाड़ियां कहां दौड़ेंगी, सब कुछ ठप हो जाएगा। और यही हुआ था जब भारत छोड़ो आंदोलन की ललकार किसानों ने दी तो सब कुछ ठहर गया था, हफ्तों ठहर गया था। बलिया में तो कलेक्टर को ही किसान नेताओं ने गिरफ्तार करके एक समानांतर सरकार बना ली थी। और सतारा में अच्युत पटवर्धन तो आखिरी दिन तक नहीं पकड़े गए और उसी सतारा की किसान सरकार के पेट में से यशवंतराव चौहान से लेकर के आज तक के किसान नेताओं का सिलसिला बना। उधर मिदनापुर बंगाल में तो किसान तो राज सत्ता को पलट के अपनी सत्ता बना भी सकता है। मैं उधर जाने की नहीं सोचता, लेकिन ये जरूर सोचता हूं कि जिस देश के किसानों का इतना शानदार और रोमांचक इतिहास रहा हो, वो एकदम से आजादी आने के बाद, अंग्रेजी राज नहीं है, जालियांवाला बाग करने की किसी की हिम्मत और हैसियत नहीं है, और फिर कितना डरा हुआ, कितना घबराया हुआ और कितना अकेला है। ये अच्छा किया कि पंजाब के किसानों ने इन 3 बहुत ही विवादास्पद कानूनों को लेकर के, जो किसानों की मंडी के बारे में है, किसानों के दाम के बारे में है, किसानों की खेती के प्रबंधन के बारे में है, और जो उसके विरोधी हैं वो कहते हैं कि कॉर्पोरेटाइजेशन का षड्यंत्र है, वॉलमार्ट के लिए लाल कालीन बिछाई जा रही है। उस सवाल पर जब सदन में बहस नहीं होने दी गई तो पंजाब के किसानों ने एक नया रास्ता बनाया। वो सीधे चले गए प्रकाश सिंह बादल के घर पर और कहा आओ आमने सामने की बात हो जाए, ये जो तुम बंगले में रहते हो ये तुम्हारे अपने कर्मों का परिणाम नहीं है, हमारे आशीर्वाद का नतीजा है। बार बार तुमको चीफ मिनिस्टर बनाया, नेता विरोधी दल बनाया आज ही के दिन के लिए, और चुप बैठे हो। और मैं बधाई दूंगा प्रकाश सिंह बादल को कि उन्होंने देखा कि कुर्सी से बड़ा किसान है और किसान की ललकार पर उन्होंने अपनी पार्टी को, उसका जो केंद्रीय मंत्री जो उनकी बहू थी, उनका इस्तीफा दिलवा दिया। आज हरियाणा के उप मुख्यमंत्री एक चौटाला जी हैं, जिनके बाबा पर बाबा चौधरी देवीलाल आज भी किसान नायक के रूप में
उनकी मूर्तियां जगह जगह हरियाणा में खड़ी हैं। उन मूर्तियों की आंख के आगे किसानों के बारे में आंख मूंदना, ये चौटाला तो कर सकते थे, लेकिन किसानों ने उसको करने नहीं दिया। आज वहां भी उनके घर के सामने रोज धरने चल रहे हैं, गिरफ्तारियों का सिलसिला हो रहा है। और ये बात खाली हरियाणा पंजाब के किसानों तक नहीं रुकेगी, ये बहुत दूर तक जाएगी। दक्षिण भारत में इस पर प्रतिरोध हो रहा है, पश्चिमी भारत में हो रहा है, यूपी में और बिहार से भी खबरें आ रही, उतनी नहीं जितनी की आने वाले दिनों में आएंगी। मुझे ये संवाद का अवसर, इस बात को रेखांकित करने का भी अवसर लगता है कि आज भारत के किसानों के जो 3 बड़े सवाल हैं, संगठन कैसे बनाए, नेतृत्व निर्माण कैसे हो और राज सत्ता के साथ किसानों के सम्मान के अनुकूल संबंध कैसे बने, इन 3 सवालों के बारे में अंग्रेजी राज के जमाने में जमींदारों के दबंगई के दौर में और अशिक्षा और सूचना संचार की अत्यंत व्यापक समस्या के दौर में जो स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया आविष्कार था, बिहार प्रांतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा, और उनके साथ के उस पीढ़ी के लोग, प्रोफेसर एन जी रंगा, राहुल सांस्कृत्यायन, नंबूदिरीपाद, गोपालन, जयप्रकाश, वो कैसे बना? इसी मिट्टी से बना ना। और तब तो आजादी थी ही नहीं, सहयोग भी बहुत कम था। राजनीति पर विदेश पलट, विदेशों में सुशिक्षित लोगों का वर्चस्व था। मध्यम वर्गीय, उच्च मध्यम वर्गीय, शहरी पृष्ठभूमि लोग नायक थे। और ऐसे में किसानों का एक प्रबल पक्ष रखना, बनाना, और वो चंपारण, बारदोली से लेकर के बिहार के अलग अलग इलाकों में, बंगाल के इलाकों में हुए संघर्ष, ये इसी देश की कहानी है। और अब आजादी के 70 साल बाद हतप्रभ हैं, का चुप साध रहे बलवाना। यही बात तो लक्ष्मण को जब शक्ति लगी और राम खुद विचलित हो गए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो उनके मंत्री और सबसे जानकार जामोन जी ने हनुमान से कहा कि सब परेशान है, लेकिन तुम क्यों परेशान हो भाई? तुम्हारे अंदर तो बचपन से एक क्षमता है कि तुम जाओ समुद्र पार करके और सीता जी का पता लगाओ और उनकी खोज खबर लेके आके हमको बताओ। किसानों की यही क्षमता है जो हनुमान की थी, और वही ग्रंथि किसानों में भी है कि हम क्या कर सकते हैं, हम तो इतने बटे हुए, हम तो इतने कमजोर, हमारी कौन सुनेगा? आप एक बार बोल के तो देखिए कि कौन सुनेगा कि नहीं सुनेगा। जो नहीं सुनेगा उसको उसका दाम देना पड़ेगा, जो नहीं सुनेगा उसकी कुर्सी लड़खड़ा जाएगी, और जो नहीं सुनेगा उसकी राजनीति एकदम से, जैसे बाजार में फटी चप्पल की कोई कीमत नहीं होती, उसकी राजनीति की कोई कीमत नहीं है। जिस दिन किसी पार्टी की ये छवि बन जाएगी कि ये और कुछ है, चाहे नहीं किसान विरोधी है, देखिए उसकी उस पार्टी का बिल्कुल अगले चुनाव में कितना बाजार में, वोट के बाजार में क्या हाल होता है। मैं चाहता था, दिलीप जी से हमने कहा भी था कि आज की बातचीत में बहुत सारे अनुभवी लोग होंगे, सक्रिय लोग होंगे, नई पीढ़ी के लोग होंगे, तो आप किसी एक व्यक्ति का लंबा भाषण करा के सबको खाली श्रोता में मत बदलिएगा, बातचीत का मौका बना दीजिएगा। तो मैं अपनी तीनों पीढ़ियों की तरफ से और उन सभी आंदोलनों की तरफ से जिनसे मेरा अब तक की सामाजिक जीवन यात्रा में सरोकार रहा, उन सब की तरफ से स्वामी सहजानंद की प्रेरक स्मृति को प्रणाम करते हुए उनकी विरासत की, प्रासंगिकता की जो मुख्य बातें हैं उनको रेखांकित करना चाहता हूं। आज भारतीय किसान आंदोलन अभी है नहीं, घटनाएं हो रही हैं लेकिन आंदोलन नहीं है। आंदोलन अगर कहीं देखना है तो भारत के इतिहास के चौथे दशक को देखो, किस तरह से स्वामी सहजानंद ने भारतीय किसानों की संगठित शक्ति की नींव डाली बिहार में, और उस नींव पर खड़ी एक जबरदस्त इमारत बनी जिसने पूरे भारत के किसानों को प्रेरित किया, एकत्रित किया, संगठित किया, आंदोलित किया। और
राजनीति की करवटें बदलती रही, लेकिन किसान की यात्रा चलती रही। स्वामी जी का खुद महात्मा गांधी से मतभेद हुआ, कांग्रेस से मतभेद हुआ, सुभाष बाबू के साथ मिलकर के उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का काम किया। कम्युनिस्ट पार्टी के साथ सहानुभूति का संबंध था, फिर कम्युनिस्ट पार्टी से मतभेद हुआ, लेकिन स्वामी जी ने इन मतभेदों को किसानों के हित रक्षक के रूप में जो उनकी भूमिका थी उससे टकराने नहीं दिया। और इसलिए जब उनका शरीर शांत हुआ, उनकी जीवन यात्रा पूरी हुई और उन्होंने महाप्रस्थान किया, तो सब ने एक स्वर से श्रद्धांजलि में जो सबसे ऊंची उनकी छवि मानी वो भारत के किसानों के उन नायक की थी, भारत के किसानों के नायक की थी। आज विभिन्न प्रकार के नेता हैं, लेकिन किसी एक के बारे में अगर मैं पूछूं नई पीढ़ी से कि भारत के किसान नेता का नाम बताओ, सबसे अच्छे किसान नेता का, लोग हकलाने लगेंगे। क्योंकि अगर शुरू भी किया है किसान नेता के रूप में किसी ने सार्वजनिक यात्रा, तो जैसा मैंने कहा कि सत्ता के गलियारे में पहुंचते ही उसका रूपांतरण हो जाता है। मार्क्स के शब्दों में उसका वर्ग चरित्र बदल जाता है, उसकी रुचि बदल जाती है, उसकी निगाहें कहीं से कहीं और चली जाती हैं। और इसीलिए चूंकि स्वामी जी सत्ता पुरुष नहीं बने, कांग्रेस के भी पदाधिकारी नहीं बने, आंदोलन के नायक के रूप में रहे और जेल से जंगल जमीन और जंगल जमीन से जेल, यही उनकी परिक्रमा का सिलसिला था। और इस बीच में उन्होंने विचार निर्माण किया, कार्यकर्ता निर्माण किया, नेतृत्व निर्माण किया, संगठन निर्माण किया और आंदोलन निर्माण किया। ऐसे यशस्वी कर्मयोगी स्वामी सहजानंद की विरासत से इसमें कोई शक नहीं है कि भारत के मौजूदा किसानों को अपनी दुविधाओं से निकलने का रास्ता मिलेगा। वो अपना संगठन कैसे बनाए, वो अपने आंदोलन को चलाने लायक नेता कैसे निकालें, पता करें, और राज सत्ता के साथ एक संतुलन का संबंध, एक स्वस्थ संबंध कैसे बनाएं। इसमें स्वामी जी के दिए सूत्र, स्वामी जी का किया कर्म और स्वामी जी की बनाई राह बेहद प्रासंगिक रहेगी। मैं चाहता हूं कि दिलीप जी, अभी करीब 45 मिनट बातचीत चली, अगले आधा घंटा 45 मिनट अन्य मित्रों की टिप्पणियों के लिए और सवाल जवाब के लिए बना दें। चर्चा बहुत सार्थक होगी। डॉक्टर दिलीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर आनंद कुमार साहब। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये सहजानंद व्याख्यान माला का जो वेबिनार चल रहा है, एक सीरीज है। ये आज सीरीज का 10वां अंक है। तो हर संडे को 5 बजे से भारत के भिन्न भिन्न समाज सेवी, भिन्न भिन्न किसान नेता, भिन्न भिन्न शिक्षा मध्य जो विद्य हैं, मंगला राय वगैरह भी अपनी बात रख चुके हैं। और यह क्रम हम 1 साल तक सृजन संदर्भ के सौजन्य से ले चलने का एक हम लोगों ने निर्णय लिया है। इसके साथ साथ बहुत बड़ी बात इसके साथ साथ जो सलाह आ रहे हैं उसको भी हम लोग आगे करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आपने आज प्रोफेसर आनंद कुमार साहब ने जो बातें कही, इनका मुख्य कहने का उद्देश्य था कि भारत में बहुत सारे संगठन बनाए हैं, बन गए हैं और किसान सभा के नाम पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन वह सभी संस्थाएं एकजुट नहीं हो रहे हैं, अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं। ऐसे परिवेश में इनकी बात काफी सराहनीय है। अब हम कुछ हमारे मित्र लोग हैं जो कुछ आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। रोहित बोकारो से हैं। यह जानना इनका प्रश्न है कि आज के वर्तमान समय में सहजानंद की प्रासंगिकता तो है, लेकिन हम लोग जो युवा वर्ग हैं, युवा वर्ग को सहजानंद का क्या संदेश है और हम लोगों को क्या करना चाहिए, इसके संदर्भ में आप अपने विचार बताएं। सहजानंद का क्या इन युवाओं के लिए संदेश था? रोहित जी, स्वामी जी के जीवन के सारांश के रूप में आपको आपके बुजुर्गों ने बताया होगा कि उनके जीवन के 3 पक्ष थे। निजी जीवन में आध्यात्मिक साधना के जरिए उन्होंने अपने को एक सिद्ध पुरुष बनाया था, क्योंकि उन्होंने यम नियमों का पालन किया। और वो संदेश हमारे आपके लिए बहुत प्रासंगिक है कि हम अपने निजी चरित्र को लगातार परिष्कृत करें। दूसरा उनका योगदान था राष्ट्रीयता के बारे में। स्वामी जी भारतीय राष्ट्रीयता के प्रति आस्थावान जननायक का नाम था। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीयता की बुनियाद के तौर पर किसान शक्ति का निर्माण किया था। तो राष्ट्रीयता के प्रति
और राष्ट्रीयता को स्वस्थ बनाए रखने के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों में संगठन करिए, अगर आप नवयुवक हैं तो अपना एक विचार समूह बनाइए और सरोकारी नागरिक बनिए, स्थानीय समस्याओं से अपने को जोड़े रखिए। और तीसरा, स्वामी जी ने आध्यात्मिकता राष्ट्रीयता के साथ साथ कोशिश ये की थी कि हमको हमारे पुरखों से जैसा समाज मिला है हम उससे बेहतर समाज नई पीढ़ी को दें। इसलिए वो एक समाज सुधारक भी थे। उनका काम भूमिहार ब्राह्मण समाज से शुरू हुआ और पूरे हिंदू समाज को प्रभावित करने में सक्षम हुआ। उन्होंने उस समय की जो सामाजिक जरूरतें थीं उसकी तरफ भी समाज का ध्यान दिलाया, जो बुराइयां थी उनको दूर करने के लिए अगुवाई की। तो समाज का परिष्कार, समाज का संस्कार, समाज का सुंदरीकरण, ये समाज की हमारी भूमिका स्वामी जी के वारिस के तौर पर हो जाती है। तो आध्यात्मिकता, राष्ट्रीयता और सामाजिकता, अगर इन 3 सूत्रों को आप जोड़ लेंगे, आप और आपके तमाम मित्रों को स्वामी जी का प्रकाश पर्याप्त मिलेगा। धन्यवाद सर। रोहित कुमार जी, आप संतुष्ट हो गए होंगे। अब प्रोफेसर कुरेश प्रसाद शर्मा, केपी शर्मा, जो एक राजनीतिक विज्ञान के बहुत बड़े प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, हेड रिटायर हैं, इनका भी बड़ा ऑथेंटिक प्रश्न है। यह जानना चाहते हैं कि आज वर्तमान परिवेश में गैर राजनीतिक संगठन कैसे बनाया जाए जो किसानों के हित की बात करें। इसके संदर्भ में, चूंकि आप एक कुशल राजनीतिज्ञ भी रहे हैं, तो आप अपनी विचार दें। क्योंकि शाहजानंद के विचारों से तो लोग अवगत हो चुके हैं, हो रहे हैं। आप अपनी विचार दें कि कैसे एक गैर राजनीतिक संगठन बनाया जाए जो किसानों की हित की बात करे। प्रोफेसर कुरेश प्रसाद सिंह ने पूछा है सर। ये प्रोफेसर कुरेश प्रसाद जी का सवाल एक जानकार और अनुभवी आदमी की चिंता है। क्योंकि लोकतंत्र का दूसरा नाम राजनीतिकरण है, इसलिए गैर दलीय संगठन किसानों का बने ये तो संभव है, लेकिन गैर राजनीतिक बने, क्योंकि राजनीति अगर सत्ता का विज्ञान है और किसान समाज का हिस्सा है और उसकी सत्ता में साझेदारी होनी ही चाहिए। उसका हिस्सा अगर किसी और ने हड़प रखा है तो उसको उसका विरोध करना ही चाहिए। और किसान की जो अंदरूनी बनावट है उसमें वर्गीय दृष्टि से बड़ा किसान, मझोला किसान, छोटा किसान, भूमिहीन किसान, और सामाजिक दृष्टि से विभिन्न जातियों वर्णों के लोग, इनका भी समाधान, निर्मूलन तो नहीं हो सकता, लेकिन सामंजस्य करना, एडजस्टमेंट करना, वो उस संगठन की जिम्मेदारी बन जाती है, बन सकती है। लेकिन गैर राजनीतिक संगठन बनाना डॉक्टर साहब बहुत मुश्किल है, क्योंकि राजनीतिकरण, राजनीति इस समय का नागरिक धर्म है। और राजनीति का मतलब दलों की राजनीति नहीं, राजनीति मतलब समाज के नवनिर्माण, देश के राष्ट्र निर्माण के लिए राज्य सत्ता का सदुपयोग कैसे किया जाए, परस्पर द्वंद्वों का जनतांत्रिक समाधान कैसे किया जाए, ये बड़ी राजनीति है जिसको आप कहेंगे वैकल्पिक राजनीति, जो दलों से ऊपर है, वोट से ऊपर है, कुर्सी से ऊपर है। उसमें किसान की शक्ति का बेहद अच्छा इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि वो सबसे व्यापक, पूर्ण अर्थों में अखिल भारतीय पहचान है। कोई जमात कहीं मिलेगी, कोई कहीं मिलेगी, किसान हर जगह मिलेगा, कश्मीर से लेकर केरल तक, नागालैंड से लेकर के गुजरात तक। और किसान एकता अगर हमारा मंत्र बन सके तो गैर राजनीतिक तो नहीं, लेकिन गैर दलीय मंत्र बन सकता है। धन्यवाद सर। एक युवा साथी संतोष कुमार जायसवाल जी हैं, इनका कहना है, एक को जानना चाहते हैं, जिज्ञासु हैं कि आज किसानों को समुचित सम्मान राजनीतिक बादल से ओझल हो गया है, लेकिन हम भूलते जा रहे हैं कि एक किसान के बिना क्या यह कल्याण संभव है। आपने ठीक कहा संतोष जी। असल में ये अस्मिता की राजनीति का दौर है। अस्मिता की राजनीति का मतलब हुआ कि जो पहचान, जो अस्मिताएं विदेशी राज के कारण दबा दी गई थी, उनके उभरने का समय है। और उसका एक अपना आवेश है, उसका अपना एक आवेग है। इसीलिए जातियों की अस्मिता, भाषाओं की अस्मिता, जनजातियों की अस्मिता, क्षेत्रों की अस्मिता और धर्मों की अस्मिता का प्रवाह है। और
इसके कारण जो किसान अस्मिता है, किसान के रूप में हमारी पहचान है, उसके अलावा एक और पहचान बन जाती है। अब इन दोनों का समन्वय कैसे किया जाए? जो सामाजिक सांस्कृतिक अस्मिताएं हैं उनको हम, जो हमारी आर्थिक अस्मिता है उसके साथ संतुलन में कैसे रखें, ये विवेक का सवाल है। हम अमुक जाति के पहले हैं या किसान पहले हैं या दोनों हैं, दोनों साथ साथ हैं। जैसे हमारा एक परिवार है, हमारा एक समुदाय है, हमारा एक राष्ट्र है। राष्ट्र की अस्मिता के आगे हम समुदाय और परिवार की अस्मिता को दोयम दर्जे की मानते हैं। परिवार की जरूरतों के लिए हम अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को पीछे रखते हैं। ऐसा कौशल सीखने की जरूरत है। यही कौशल स्वामी सहजानंद जी आदि ने सिखाया था। आज हम भूल गए और इस भूल में आग में घी में डालने का काम हर चुनाव में हो जाता है और उस घी को डालने वाले, खोज करके लाने वाले ये पार्टियां हो जाती हैं, वोट बैंक की राजनीति करती हैं। तो अगर हमने इस विवेक को विकसित नहीं किया कि हम भारतीय सबसे पहले हैं, उसके तुरंत बाद किसान की अस्मिता, उसके बाद हमारी जाति होगी, हमारा धर्म होगा, हमारी भाषा होगी, फिर हमारा गांव, फिर हमारा परिवार। तो ये 5 दायरों में अगर हमारी जिंदगी है, और सबसे बड़ा दायरा क्या है? राष्ट्रीयता का दायरा है। हालांकि उससे भी बड़ा मानवता का दायरा है। राष्ट्रीयता के बाद हमारी रोजी रोटी जिससे बनती है, हमारी संस्कृति जिससे बनती है, वो दायरा, वो है किसान का दायरा, वो है व्यापारी का दायरा, वो है श्रमजीवी का दायरा, वो है उद्योगपति का दायरा। तो उद्योगपति तो नहीं आपस में बढ़ता। फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को आपने कभी बामन, गैर बामन, नॉर्थ साउथ, दलित, नॉन दलित, बैकवर्ड फॉरवर्ड में बढ़ते सुना है? नहीं सुना है ना। वो इकट्ठा रहते हैं सब, टैक्स कम देंगे, मुनाफा ज्यादा कमाएंगे और उद्योगपति एकता जिंदाबाद का नारा लगाए रहते हैं। ये उनमें तो चेतना है, डॉक्टरों में भी चेतना है, टीचरों में भी चेतना है। हम लोग अध्यापक आंदोलन में थे, वहां भी ये चेतना थी। लेकिन किसी वजह से किसान चेतना घटी है। उसका एक कारण जो दिलीप जी ने भी कहा, हमने भी कहा, कि किसान का महत्व एक आजीविका के रूप में घटा है। हम ये बताने में शर्माते हैं कि हमारे पिता या हमारे दादा किसान हैं या रहे हैं। सब एक शहरीकरण के आवेग में है, पश्चिमीकरण के आवेग में है। वहां गांधी, सहजानंद, ये जो धारा थी, गांधी ने अपना पेशा जब लिखा चंपारण में, जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया कि तुम्हारा पेशा क्या है, थे तो वो वकील, लेकिन लौट आए थे, वकालत छोड़ दी थी, लिखा किसान और जुलाहा या बुनकर। और उन्होंने सेवाग्राम में जाके खेती शुरू कराई और किसान के रूप में जीने का कौशल विकसित किया। ये तो राष्ट्रीय नेता का जीवन था। और हम जो किसान की जड़ों से ऊपर उठे फल फूल हैं, वो अपनी जड़ों से शर्मिंदा होते हैं। कैसे होगा कहना मुश्किल है, लेकिन बिना हुए किसानों की सुनवाई तो नहीं होने वाली। धन्यवाद सर। एक संजीत कुमार हैं जो नवादा रेवड़ा के हैं, जहां पर कि किसान आंदोलन सहजानंद सरस्वती का हुआ था, उस परिवार से ही हैं। तो किसान परिवार से ये पूछते हैं, सर, हाउ डू यू सी स्वामी जी legacy being lived up to honesty in village when monetizations of lands and each resources look serving more corporate culture? नहीं संजीत जी, आपने बिल्कुल एक तात्कालिक ज्वलंत दुविधा को सामने रखा है। जब किसी इलाके में कॉरपोरेट कंपनियां आती हैं और जो जमीन लाखों में बिकने वाली होती है उसका करोड़ों में दाम लगाते हैं, तो घर के बुजुर्गों और नई पीढ़ी में झगड़ा शुरू हो जाता है। नई पीढ़ी कहती है कि कुछ करोड़ मिल रहा है, ले लो, चल के शहर में कुछ अपार्टमेंट खरीद लें, उसके किराए से जिंदगी बीत जाएगी। बस चलवाएंगे, टैक्सी चलवाएंगे, शहर चलो, गांव छोड़ो। ये गांव छोड़ो आंदोलन चल रहा है। लेकिन इसका समाधान कॉर्पोरेट कल्चर नहीं है, इसका समाधान कोऑपरेटिव कल्चर में है। जिनके पास खेत है, अगर वो खेती करने में सक्षम नहीं है निजी कारणों, समस्याओं से, तो गांव गांव में ऐसी सहकारी समितियां बने जहां खेती के लिए जो लोग उपलब्ध हैं, उत्सुक हैं, इच्छुक हैं, लेकिन उनके पास पर्याप्त जमीन नहीं है, वो उस जमीन को वैसे ही हमसे ले लें जैसे हमारा मकान आपने लिया, क्योंकि आपको शहर में मकान चाहिए, हम अभी वहां रहते नहीं हैं, उसको देख नहीं पाते, उसका उचित किराया आपने दिया और उसकी उचित देखरेख आपने की, और वो खेत, वो मकान हमारा रहा, लेकिन काम आपके आया। ऐसी कुछ
कॉर्पोरेट कल्चर के मुकाबले में कोऑपरेटिव कल्चर की जरूरत है। कैसे होगा ये तो किसानों के अलग अलग मॉडल बनेंगे। अन्ना हजारे जी ने राड़े गांव सिद्धि में पानी को लेकर के एक सामूहिकता पैदा की है। पानी सबका है और किसी का नहीं। ऐसी फसल मत लगाओ जिसमें जरूरत से ज्यादा पानी मांगे। तुम्हारे खेत में पंप लगा है लेकिन इतना पानी मत निकालो कि दूसरे का कुआं सूख जाए। और ये राड़े गांव सिद्धि में जब लोगों ने आपस में तैयारी की तो एक का हित सबका हित बन गया। छोटे किसान, बड़े किसान, सबके घर में संपन्नता आई। ये समझ कहीं कहीं हो रही है, कई गांव में इस तरह का प्रयोग हो रहा है। हमको आपको उसको देखना होगा और स्वामी सहजानंद की स्मृति में ऐसे गांव की यात्रा करनी होगी, उनको नया तीर्थ बनाना होगा। जैसे लोग काशी मथुरा जाते हैं धर्म की तलाश में, वैसे ही लोग इन गांवों को भी नया तीर्थ बना सकेंगे और यही एक बड़ा संभव रास्ता दिखाई पड़ता है। कॉर्पोरेटीकरण तो मीठा जहर है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी उस जमाने में मराठा, सिखों, गोरखा, मुगलों की निगरानी के बावजूद हमको चूसती रही और हम कुछ कर नहीं पाए, ये कॉर्पोरेट कंपनियां तो ईस्ट इंडिया कंपनी से ज्यादा बर्बर है, ज्यादा निष्ठुर है, ज्यादा ताकतवर है। इनसे हम क्या लड़ पाएंगे? बहुत का जवाब आप दे चुके हैं, समय न लगाएंगे। एक सुधीर प्रधान जी हैं बनारस से, ये जानना चाहते हैं कि स्वामी जी गांधी के बाद के नेता थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती गांधी के बाद के नेता थे, लेकिन पटेल के समकक्ष के नेता थे, लेकिन ये आज उपेक्षित क्यों रहे? तो इसकी जानकारी वो चाहते हैं। अपने 2 शब्दों में इनके भी जवाब दे दें सुधीर प्रधान जी की। अभी बात करते हैं कलानंद जी, एक वेबिनार अभी खत्म कर लेते। ये ध्यान रखना होगा कि स्वामी सहजानंद जी और गांधी जी में 20 बरस का फासला था। जवाहरलाल जी और सहजानंद जी समकालीन थे। गांधी जी से सरदार पटेल कुल 7 साल छोटे थे, तो स्वामी सहजानंद से वो भी लगभग 13 बरस ज्यादा आयु के थे। सरदार पटेल 1919 में बारदोली सत्याग्रह के बाद सरदार के रूप में मशहूर हुए थे और स्वामी जी की छवि 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा के संगठन की सफलता के साथ फैलनी शुरू हुई। तो पटेल और स्वामी सहजानंद एक कोटि के नेता नहीं कहे जाएंगे, लेकिन हाँ, जैसा आपने कहा, राष्ट्रीय आंदोलन में जब किसानों की चर्चा आती है तो पटेल से ज्यादा नाम स्वामी सहजानंद के योगदान के कारण स्वामी जी का है। लेकिन चूंकि स्वामी सहजानंद कांग्रेस से टकराए, सुभाष बाबू के साथ खड़े हुए, उसके बाद सुभाष बाबू के बाहर चले जाने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी के साथ उनका सहयोग का संबंध चला, लेकिन फिर कम्युनिस्ट पार्टी से भी असहयोग हो गया, तो धीरे धीरे वो अकेले पड़ते चले गए। और जब आप अकेले पड़ जाते हैं तो आपकी याद में रोशनी जलाने का काम आपके वंशज ही करते हैं। जब आपका कोई वंशज बचा नहीं, पड़ोसियों ने आपको ध्यान दिया नहीं, आपके साथ सम्मान का संबंध बनाए नहीं रखा, चाहे कांग्रेसी, चाहे कम्युनिस्ट, चाहे फॉरवर्ड ब्लॉक, इसलिए स्वामी जी की छवि धूमिल हुई। लेकिन आप बधाई दीजिए नई पीढ़ी को, राघव शरण शर्मा जैसे लोगों को, अरविंद नारायण दास जैसे लोगों को, कैलाश झा, वाल्टर हाउसर, देश विदेश में स्वामी सहजानंद और किसान सभा पर नया अध्ययन 60 और 70 के दशक में होने लगा। अब फिर से एक बार जब किसान का संकट बढ़ा है तो स्वामी सहजानंद की याद आ रही है। आशा करना चाहिए कि ये अस्थायी नहीं रहेगा, स्थायी बनेगा। धन्यवाद सर। सर, आपको जानकारी दूं कि इस वेबिनार की शुरुआत प्रोफेसर श्री राघव शरण शर्मा जी ने शुरू की है और बीच में कैलाश झा जी भी अपने विचार रख चुके हैं वाल्टर हाउजर से संदर्भ में। तो हमारा प्रयास है कि जो इससे विशिष्ट लोग हैं, जो इनके बारे में जानते हैं, जिनमें कुछ भावना है सहजानंद के प्रति, उसको प्रदर्शित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो यह 10वां प्रयास था। अब 11 में आगे अगले संडे को 5 बजे से फिर शुरू की जाएगी। तो आज पुनः आपकी सारगर्भित विचार और भाषण से हमारे करीब
312-15 है जो अभी लोग लाइव सुन रहे हैं, ये लोग लाभान्वित हुए। और इसके लिए मैं सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस संस्था की ओर से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक पुकार पर, मैंने आपसे एक दिन ही आग्रह किया था कि सर हम लोग कर रहे हैं, तो आपने स्वीकृति दे दी। आपने व्यस्ततम क्षणों में से समय निकाला है, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं, साधुवाद देता हूं। तथा श्रोतागण, विशेषकर प्रोफेसर केपी शर्मा, सुधीर प्रधान जी, गोपाल जी राय, जायसवाल जी, संतोष कुमार जी और बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम संभव नहीं है। इन सबों को मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं, जिन्होंने आज इतनी अच्छी भाषण, इतनी अच्छी विचार को आप लोगों ने धैर्य पूर्वक आपने अनुग्रहित किया है, आपने सुना है, आप उसको अंकन किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूं कि भविष्य में आप लोग इस वेबिनार में जुड़ते रहेंगे, नए नए विचार आते रहेंगे। और युवा वर्ग तो विशेषकर इसमें ज्यादा जुड़ने की जरूरत है, क्योंकि भावी देश की जो बोझ है उनके ऊपर आने वाले हैं। बड़े लोग तो केवल मार्गदर्शन ही करेंगे। अब प्रोफेसर आनंद कुमार डंडा चलाने तो नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ नेतृत्व जरूर करेंगे, जरूर सलाह देंगे, विचार करेंगे कि कैसे हम किसान जो आज असंगठित हैं या संगठित होने के बाद भी हम अपने संगठन को शाहजहां सरस्वती के आदर्शों पर और सिद्धांतों के ऊपर नहीं चल रहे हैं, तो यह हम लोग की कमी है। शाहजहां सरस्वती की किसान सभा का घोषणा पत्र और किसानों के दावे और कार्यक्रम के खरीदा, यदि आज उसे ही केवल लागू कर दिया जाए, उसका आधांश भी यदि लागू कर दिया जाए, तो वर्तमान परिवेश में भारत में जो किसानों की दशा और दिशा है वह एक रास्ते पर आ जाएगी। अतः इसी के साथ साथ मैं पुनः मुख्य वक्ता के साथ साथ जितने श्रोतागण हैं सभी को साहित्य सृजन संदर्भ की ओर से धन्यवाद देता हूं, नमस्कार करता हूं। भैया प्रणाम, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।